अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़ैद कुंदन और आप देख रहे हैं यूट्यूब पॉडकास्ट थॉट ऑन टेप। आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ है क्लाउड टेक्नोलॉजी से, क्लाउड प्लेटफॉर्म से। जनरल मैनेजर है क्यूब एक्सेस के खुर्रम शहजाद साहब। सो आई वुड लाइक टू वेलकम खुर्रम भाई। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग थॉट ऑन टेप एज अ गेस्ट। अच्छा खुर्रम भाई, बात करेंगे हम क्लाउड टेक्नोलॉजीज़, क्लाउड इमर्जिंग इन पाकिस्तान एंड cloud services in Pakistan. So, what is cloud and what is cloud servicing and cloud technology? इसको थोड़ा सा elaborate करें, then we will go further. Assalamu alaikum, Zaid. Thanks for having me here. Nice to see you too. Thank you so much. मेरा ताल्लुक जो है वो क्यूब एक्सेस वेदरली कंपनी से, इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और मैं जनरल मैनेजर क्लाउड सर्विसेज हूँ वहाँ पे। आपने सवाल पूछा व्हाट इज़ क्लाउड, तो उसका जवाब मैं जितना आसान ज़बान में देना चाहूँगा उतना अच्छा है, ताकि आपकी ऑडियंस इस रेलिवेंट फील्ड की नहीं है तो अंडरस्टैंड कर सके। बेसिकली क्लाउड कॉन्सेप्ट ये होता है कि किसी भी कंपनी के अंदर, मिसाल के तौर पे कोई भी बंदा है जिससे अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, सबसे पहले उसको वेबसाइट बनानी होती है। तो वेबसाइट बनाने के लिए वो डेवलपर्स मांगता है। वो वेबसाइट जब बिल्ड हो जाती है तो उसको कहीं ना कहीं होस्ट करना पड़ता है। उसके लिए उसको फिजिकल सर्वर ख़रीदना पड़ता है। जैसे कंप्यूटर हम लेते थे पुराने, याद है आपको, पेंटियम 4 आते थे, बड़े स्टैंडिंग सर्वर्स होते थे, इस तरह के सर्वर्स होते हैं, तो वो ख़रीदने पड़ते हैं। उसके बाद जो है वो उसके ऊपर जो फिजिकल सेटअप लगाना, फिजिकल सर्वर ख़रीद के उसके ऊपर जो है वेबसाइट डिप्लॉय करनी पड़ता है कि वो एक्सेसबल हो। उसको 24/7 ऑन करना पड़ता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ये सर्विस जो क्लाउड, ये जो सर्वर है वो आप होस्ट भी कर सकते हैं। आपको मिसाल के तौर पे कोई जो कंप्यूट है, जिसको हम कंप्यूट कहते हैं, कुछ रैम होती है, कुछ स्टोरेज होती है, प्रोसेसिंग पावर होती है, CPU जिसे कहते हैं हम, वर्चुअल स्पेस, वो एक इसकी एक कॉम्पोजिशन होती है। वो बना के जो है वो हम क्लाउड पे सर्विसेज से इनेबल करके उसको डिप्लॉय कर देते हैं। फिर वो आपको ओवर द इंटरनेट एक्सेसिबल होती है थ्रू आउट द ग्लोब। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है वो अमेज़ॉन लेकर आया था। स्टोरी ये कि अमेज़ॉन के पास कुछ सर्वर्स थे, उन्होंने सोचा कि यार सर्वर्स में रेंट कर दूँ। तो इंस्टेड ऑफ रेंटिंग आउट, दे थॉट ऑफ एन आइडिया कि मैं ये सर्वर्स अपने पास ही रखता हूँ और उनको कहता हूँ कि मेरे पास इतनी स्टोरेज है और इतनी मेमोरी है और इतनी कंप्यूट पावर है, थोड़ी वो टेक्निकलिटी, लेकिन इसके ऊपर और आसान है। तो वो मैं जिनको ये सर्विसेज चाहिए तो मैं उनको दूंगा और वो ओवर द इंटरनेट मेरे सर्वर को एक्सेस करेंगे। तो दैट्स हाउ ही कॉइन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। और फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स द वर्ल्ड हैज़ गेन द पॉपुलैरिटी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। और अब ये कहना जो है वो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि क्लाउड टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द लीडिंग टेक्नोलॉजीज़ इन रेवेन्यू साइड, ठीक है। और जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, जो टॉप टियर एप्लीकेशंस हैं जो दुनिया के अंदर चल रही है, माइक्रोसॉफ्ट है, ओरेकल है, अमेज़ॉन है, गूगल है, अलीबाबा है, इनका मेजर रेवेन्यू चंक अब जो है वो क्लाउड सर्विसेज से आना शुरू हो गया है। इनफैक्ट जो एप्लीकेशन ERP बनाते हैं और जो वेयर हाउस मैनेजमेंट की, सप्लाई चेन की, और जो भी कोई एप्लीकेशंस बनाते हैं, वो मेक श्योर करते हैं हमारी एप्लीकेशन क्लाउड रेडी हो। So, as you said, Khurram bhai, cloud services or cloud technology is a virtual space, right? Including the computing, including the network and security and things like that. So, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्लाउड टेक्नोलॉजी या क्लाउड सर्विसेज बिजनेस के साथ कैसे इंटर रिलेटेड है। एज अ लेमैन कैसे इसको अंडरस्टैंड करेगा कि क्लाउड टेक्नोलॉजी या क्लाउड सर्विस बिजनेस के साथ किस तरह चल रही है, खासतौर पे आज के बिजनेस के साथ? वो एक नेसेसिटी है, लाइक एग्जैक्टली। यू टुक माई वर्ड्स। मैं यही कह रहा था कि अब इट्स बिकम ए यूटिलिटी प्रोडक्ट। मैं ये डिस्कशन से पहले एक थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा। बिफोर आई गॉट इनटू क्लाउड, हाउ इट एक्साइटेड मी, मुझे कहाँ से इंस्पिरेशन मिली। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी क्लाउड सर्विसेज इंट्रोड्यूस की पाकिस्तान के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एजर के नाम से, जो इस वक्त दुनिया की प्रॉब्ली फर्स्ट और सेकंड आपस में इनकी फिस्ट फाइट चलती रहती है। कभी AWS ऊपर होता है, कभी अमेज़ॉन ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ऊपर होता है। तो जब उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो एजूर सर्विस स्टार्ट की इन लेट 2016, तो मैं उस वक्त एक प्रीमियर सिस्टम का कंट्री वाइड सेल्स मैनेज करता था माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी इवेंट्स होते थे अक्रॉस द ग्लोब, चाहे US हो, यूरोप हो, मिडल ईस्ट हो, तो मैं अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करता, बिकॉज हम लोग नंबर 1 पार्टनर कंपनी थे माइक्रोसॉफ्ट के। और हमने क्लाउड सर्विसेज जो एजूर जो बेची, वी फोर्सफुली पुश स्ट्रैटेजी हमने लगाई
कि अगर आपको हम डिस्काउंट देंगे तो आपको एजोर ये क्लाउड सर्विस लेनी पड़ेगी. दैट्स हाउ वी स्टार्टेड सेलिंग एजोर सर्विस. Since that time you are in Cube Access? No. That is in 2016 when I was with Premier System. Alright. मैं माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी का बिजनेस लीड करता था उस वक्त. तो जब हम जाते थे बाहर तो हम देखते थे क्लाउड कंप्यूटिंग, नाम बड़ा फैसिनेट लगता था. तो आई स्टार्टेड रीडिंग क्योंकि मुझे शौक है थोड़ा सा डीप डाउन जाने का किसी भी टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करने का. जी एग्जैक्टली. तो 13 साल हो गए टेक्नोलॉजी सेल्स के अंदर, तो अब थोड़ा सा टेक्नो सेल्स भी रोल हो गया. तो मुझे ये फील आया कि ये अगर ये इवॉल्व होती है और हमारे पास कनेक्टिविटी की कैपेसिटी, हमारी कैपेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेंथन होती है, क्योंकि उस वक्त 3G नहीं था, आई थिंक 4G नहीं था, सॉरी. तो अगर ये स्ट्रेंथ हो जाता तो पीपल वुड ऑप्ट फॉर क्लाउड इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द हार्डवेयर, जो हम सर्वर्स की बात करते हैं. ठीक है, सर्वर इज़ वन एस्पेक्ट. अब तो क्लाउड के अंदर जो है नेटवर्किंग और फायरवॉल और बहुत सारी और टेक्निकल हार्डवेयर आ जाते हैं जो मेरे ख्याल में आपकी ऑडियंस के लिए समझना मुश्किल हो जाएगा. तो वहाँ से ये आइडिया हुआ और आई स्टार्टेड सेलिंग लॉट ऑफ एजोर सर्विसेज. तो चूँकि मेरा इंटरेस्ट था, आई स्टार्टेड लर्निंग. नया टेक्नोलॉजी थी, तो आई वॉज प्रेफर्ड कि खुरम आके एक्सप्लेन करे व्हाट माइक्रोसॉफ्ट एजोर इज़. तो उस वक्त तो पुश होता था कि यार चलो ठीक है, अब चूँकि एंटरप्राइज ने ले लिया है तो उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अब आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया IT की, तो उसको रैशनलाइज करना है. तो दे वर फोर्स्ड इनिशियली बिकॉज रेजिस्टेंस तो होती है. उस वक्त तो होनी. एक स्टेबल चीज़ें चल रही हों, फिर एक नई टेक्नोलॉजी पुश करवाओ, और फिर जब वो पड़ी भी होती है टेबल पे तो पीपल आस्क क्वेश्चंस कि ये आपके पास है, इसकी यूटिलिटी क्या है, यू मस्ट यूटिलाइज इट. तो कॉर्पोरेट से स्टार्ट में क्या किया उन्होंने, अपनी वेबसाइट जो है वो क्लाउड पे डालना शुरू की. That's how they got the taste of cloud. As a use case. तो वो कहते हैं ना कि माइक्रोसॉफ्ट की एक स्ट्रैटेजी है जो मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू बिकम द नंबर 1 टेक्नोलॉजी कंपनी इन द वर्ल्ड, कि वो चीज़ें जो है वो FOC प्रोवाइड. वन गेट द टेस्ट ऑफ इट, तो फिर कहता है नाउ यू हैव टू पे मनी, राइट. आप तो सबको यही कर रहे हैं. तो दैट्स हाउ स्टार्टेड. तो कस्टमर्स ने टेक्नोलॉजी एडिक्शन दिया जा रहा है. एब्सोल्युटली. तो कस्टमर्स ने पहले वेबसाइट्स डालना शुरू की, तो उनको समझ में आया कि स्टेबिलिटी है और इट्स अ वेरी वाव, वेरी फैंसी यूज़र इंटरफेस, और 24/7 अप होती है. मुझे घर से भी बैठ के जो है वो मैं अपनी सर्विसेज अप एंड रनिंग रख देता हूँ. आई डोंट हैव टू प्रोवाइड फिजिकल स्पेस. इसको जगह देनी है, इसको 24/7 पावर देनी है, फिर इसको एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर प्रोवाइड करना है, मेंटेनेंस एंड थिंग्स और भी टेक्निकल के वो मॉइस्चर उस एरिया में इतना ना हो तो उसके लिए एक और चीज़ें करनी है. तो इन अ नटशेल किसी भी कंपनी को अपनी सर्विसेज अप रखने के लिए, जैसे ईमेल सर्विसेज है, वेबसाइट है, कोई इनकी इंटरनल एप्लीकेशन है, उनको सारी कुछ सर्वर्स पे रख के उनको एक डेटा सेंटर सॉर्ट ऑफ प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसके लिए कंपनी हैव टू पे एन आर्म एंड अ लेग. बहुत सारे पैसे डालने पड़ते हैं उसके लिए. तो वहाँ पे फिर हम आके बैठते हैं, उनके साथ बैठ के बात करते कि आपकी रिटर्न और इन्वेस्टमेंट जो है, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप क्या है. फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं यार. हर कंपनी की ERP होती है, इसमें इनका लेजर बैलेंस होता है, पूरे सिस्टम ऑपरेशन मॉड्यूल सारे उस पे काम कर रहे होती हैं. तो कहते हैं यार ये इसके लिए मुझे सॉफ्टवेयर ख़रीदना है तो उसकी एक X वैल्यू है, फिर मुझे इसके लिए हार्डवेयर ख़रीदना है उसकी एक X वैल्यू है, फिर मुझे इसके लिए एक स्पेस प्रोवाइड करनी, इसकी पावर है 24/7 है, फिर इसके साथ आपको ऑल्टरनेट पावर देने, क्योंकि हम पाकिस्तान में तो यहाँ पे पावर फेलियर बहुत ज़्यादा होते हैं, आउटेजेस बहुत ज़्यादा होती हैं. सॉरी, पहले आउटेजेस होती हैं पर फेलियर होती. तो गिव एंड टेक. सोलर पैनल्स की तरफ जो है ना वो इनकरेज किया जाता है. सॉरी आई एम कटिंग यू. सोलर पैनल इज नाउ आई थिंक बैक इन 2016-17 वो सोलर पैनल वाला कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में नहीं था, लेकिन गिव एंड टेक इट्स अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ पैकेज दैट गोज अलॉन्ग विद द टेक्नोलॉजी. सिर्फ इसके टेक्नोलॉजी इस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होती. तो वहाँ पे हमने बैठ के बात की कि आपने चूँकि हार्डवेयर ख़रीदना है, सॉफ्टवेयर भी ख़रीदना है, एरिया भी देना है, पावर भी देना है, ऑल्टरनेट पावर भी देना है, पर 24/7 मेक श्योर करना है कि पावर ऑन रहो. उसका सादा सा हल ये कि आप क्लाउड पे एक स्पेस लें. जो भी आपको सर्वर ख़रीदना है हार्डवेयर, उसकी स्पेसिफिकेशन होती है, कितना स्टोरेज चाहिए, कितनी रैम चाहिए, वो आप क्लाउड पे हमसे ले लें और इन अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स आपकी सर्विसेज आपको याद. सो आई कैन से कि any website, any application, any IT activity behind the scene, company हो या कुछ भी हो, so they must have a cloud space behind the scene to operate. They must have as a recommendation. Okay. लेकिन अभी भी हमारी enterprise space में बहुत ज़्यादा अभी भी जो है ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी मेथड और फिजिकल मेथड यूज़ किया जा रहा है. इसकी कुछ वजूहत भी हैं.
कुछ रेगुलेटरी चैलेंजेस भी हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेगुलेट करता है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि फॉर एग्जांपल कुछ क्लाउड है जिनके डेटा सेंटर्स आउटसाइड पाकिस्तान है, तो जहाँ Security. पाकिस्तान से नॉट एग्जैक्टली सिक्योरिटी, डेटा ब्रीच और डेटा रेगुलेटरी के चैलेंजेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में भी नॉट एग्जैक्टली। मैं बताता हूँ क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई भी चीज़ है तो पाकिस्तान के रेगुलेटेड लॉज इंप्लीमेंट होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक सर्वर है माइक्रोसॉफ्ट एजर का, या फॉर एग्जांपल AWS का सिंगापुर में या एम्स्टर्डम के अंदर या जर्मनी के अंदर, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते। फिर वो जिस कंट्री के अंदर डेटा सेंटर है उसके लॉज होते हैं। तो इसलिए कुछ सर्विसेज जो कस्टमर सेंसिटिव डेटा होता है तो स्टेट बैंक रेस्ट्रिक्ट करता है कि आप वो चीज़ें ना, जैसे कोर बैंकिंग इनकी एप्लीकेशंस होती हैं। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी एप्लीकेशंस, एक बैंकिंग की सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है तो उनकी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, इनकी ADC चैनल्स होते हैं, इनकी वेबसाइट होती है, फिर इंटरनल इनके फाइल सर्वर्स होते हैं, इनके इंटरनल जो है वो डायरेक्टरीज होती हैं, रीडिंग मटेरियल होता है, लर्निंग का, HR का, देयर होल वर्ल्ड बिहाइंड इट। तो वो एप्लीकेशन वो डालते हैं एजूर पे या क्लाउड सर्विसेज पे। तो ये सारा है, तो लोग इसको एस्टिमेट करते हैं कि कॉस्ट ऑफ अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन क्लाउड, और टर्न अराउंड टाइम इज़ प्रीटी क्विक। मुझे पता है 2020 में जब कोविड था, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वाज वन ऑफ द लीस्ट अफेक्टेड कैंडिडेट इन कोविड फ्रेटर्निटी। एग्जैक्टली, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके अंदर ये हुआ कि सप्लाई चेन बड़ी एडवर्सली इम्पैक्ट हो गई थी। इसकी वजह से अभी भी इन्फ्लेशन चल रहा है, अभी तक उसको ओवर नहीं हो सका बिल्कुल। तो वहाँ प्रॉब्लम ये हुआ था कि मैन्युफैक्चरिंग डिलेज थे, फिर डिलीवरी डिलेज थे, फिर सप्लाई चेन के अंदर जो शिपमेंट थी, इवन एयर फ्रेट भी जो है वो इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल टू शिप इन 3 months टाइम। तो वो ये था कि हार्डवेयर जिनको कस्टमर को ज़रूरी चाहिए था इमीडिएटली किसी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इट टर्न आउट कि वो साल तक लेट हो गया। और दैट्स वेयर द क्लाउड आउटबर्स्ट आई वुड से हैपेंड इन पाकिस्तान एज एन अपॉर्चुनिटी इन अ वे के फ्यू कस्टमर्स आई नो दे हैड टू डू इट फोर्सफुली। वो स्ट्रॉन्ग आर्म हुए अपनी मैनेजमेंट से कि वी नीड दिस प्रोजेक्ट, लव ये करना पड़ेगा, आप तो इस तरह चलना पड़ेगा। देयर इज नो सर्वाइवल। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट अ डिले फॉर अ ईयर बिकॉज आप कह रहे हैं हार्डवेयर नहीं है, सारी दुनिया चल रही है, सारे लोग घर बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक है। देयर इज अनदर वे। क्लाउड टेक्नोलॉजी के बाद लोग वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट और बढ़ गया, बिकॉज यू डोंट हैव टू गो टू योर ऑफिस कि आपको फिजिकल सर्वर देखना है, रैम निकाल के दूसरी रैम डालनी है, या कोई सर्वर बंद हो गया तो उसको स्विच ऑन करना है। कोविड इज अ बिग पुश टुवर्ड्स द वर्चुअल स्पेस। आप देखें दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर 2020 जब कोविड आया तो बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल कंपनी ने अपनी स्टॉक की प्राइस डिस्कवरीज की है। उन्होंने उनके स्टॉक्स 10 times चले गए। फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स ले लें, जूम ले लें, देयर टू आर द क्लासिकल एग्जाम्पल्स। लोग ने जूम मीटिंग करना शुरू कर दी क्योंकि फिजिकल लोग अवेलेबल नहीं थे। लोग बैठ के नेटफ्लिक्स क्योंकि फारिग बैठे हुए थे, घर बैठ के क्या करें थे, सिनेमास बंद हो गए थे, फिजिकल गैदरिंग बंद हो गई थी, पीपल वर रिस्ट्रिक्टेड इनसाइड द होम, तो उन्होंने एंटरटेनमेंट में पैसे लगाए। तो दैट्स नेटफ्लिक्स इज़ वन एग्जाम्पल, वन क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड आई वुड से। मुझे यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करनी है। जब हम क्लाउड की बात करते हैं इनकी 3 ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं। एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि किसी को हार्डवेयर ख़रीदना है सर्वर्स का, तो वो एक स्पेसिफिकेशन जो उसका हार्डवेयर चाहिए, स्टोरेज, रीडिंग मेमोरी और उसकी कंप्यूट पावर, वो स्पेसिफिकेशन जो है वो क्लाउड पे ले लेता है। उसको हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। क्लाउड कंप्यूटिंग हम दे देते हैं, कंप्यूटिंग सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ओके। इसके बाद एक और कैटेगरी आती है, ब्रॉड टर्म्स में बात कर रहा हूँ, उसे कहते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। उसके अंदर ये तो हम कंप्यूट प्रोसेसिंग पावर भी देते हैं, साथ में सॉफ्टवेयर भी अटैच करके दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को सर्वर चाहिए और ईमेल का सोल्यूशन चाहिए, जैसे हम किसी भी कॉर्पोरेट के ईमेल्स होते हैं, आप कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट करते हैं, हम कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे एक ईमेल एड्रेस होता है कॉर्पोरेट के, तो वो पीछे ईमेल कंपनी डोमेन के साथ जो होता है, एब्सोल्युटली, तो वो पीछे किसी सर्वर पे ही डिप्लॉय होते हैं और वो चल रहे होते हैं। ऊपर कुछ टेक्नोलॉजी होती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज हो गया, मेलर डेमन हो गया, लोटस 1 2 जो IBM का था, इट्स फॉरगॉन नाउ। तो इस तरह की सर्विसेज के लिए सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम सॉफ्टवेयर अटैच करके देते हैं, इट बिकम्स अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज। तो उसके अंदर क्या होता है, कॉर्पोरेट को हमने हार्डवेयर क्लाउड पे प्रोवाइड कर दिया, कंप्यूट पावर, और सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दिया, तो उन्होंने वो कंप्लीट डिप्लॉय करके अपनी सर्विसेज चलाती है। दैट इज़ अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस।
एक और ब्रॉड कैटेगरी से हम कहते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। इसकी क्लासिकल एग्जांपल है कि जिसे हम जीमेल यूज़ करते हैं। ओके जीमेल इज़ अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस। देखो जीमेल हमने यहाँ पे तो नहीं रखा हुआ, वो कहाँ है दुनिया में, वी डोंट नो। एवरीवन एंजॉयिंग But 15 GB फ्री ऑफ कॉस्ट। एब्सोल्युटली। तो वो जीमेल भी है, गूगल मीट भी है, और पीछे डॉक्यूमेंट्स भी है, कैलेंडर भी है। इट्स अ होल न्यू वर्ल्ड। सारी चीज़ें रेडी हैं, आपने सिर्फ लॉगिन करना है और यूज़ करना है। और फ्री It's- लॉगिन मिनट्स में। एब्सोल्युटली। माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस 365 is व्हाई दे आर प्रोवाइडिंग फ्री? इतना सारा फ्री प्रोवाइड करना दे आर मतलब इनके लिए इतना आसान कैसे? देखिए इतना बड़ा मतलब पूरी दुनिया को फ्री अवेलेबल है। हाँ, तो बेसिकली फ्री वर्जन जो है वो बड़ी लिमिटेड फंक्शनैलिटीज़ के साथ और स्टोरेज के साथ आता है। अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट ने जिस तरह से फ्री का कॉन्सेप्ट निकाला और उसके बाद बिल करना शुरू किया, एडिक्ट दे दिया पहले। तो जिसको आप कह रहे हैं जीमेल इज़ फ्री, जीमेल मेक्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन ऑन ईयर। तो दिस इज़ वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर जो इनकी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज की कैटेगरी है, वहाँ से बहुत पैसे आते हैं। तो जो कॉर्पोरेट होते हैं, इवन दोज कॉर्पोरेट और ऑन जीमेल, वो अपना एलियस बना के कॉर्पोरेट जीमेल पे चलाते हैं। और पेड वर्जन यूज कर। ऑफ कोर्स पेड वर्जन। जैसे फेसबुक है, हम तो फ्री में यूज़ करते हैं, सारी दुनिया यूज़ करती है, फेसबुक मेक्स अ लॉट ऑफ ऐसा लगता है बहुत। ट्विटर मेक्स अ लॉट ऑफ मनी। तो क्या हम जो कि कस्टमर यूज़र बेस है हमारा, तो यूज़र बेस इज़ फ्री टू यूज़, ताकि इट्स अ वन वे ऑफ मेकिंग योर प्रोडक्ट पॉपुलर। एक्चुअली ये यूजर एक्सपीरियंस फ्री में है और उसके बाद वाले जो आई थिंक इसका एक और कॉन्सेप्ट जो हमें माइक्रोसॉफ्ट ने सिखाया, मैं सॉरी बार बार माइक्रोसॉफ्ट से नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने 10 साल माइक्रोसॉफ्ट के साथ गुजारे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के पार्टनर के साथ टू बी एग्जैक्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ये जब टेक्नोलॉजी जब फ्री में बढ़ती हैं, तो इवन स्टूडेंट्स आर वेरी गेट्स हैंडी विद दिस टेक्नोलॉजीज। तो वो बड़े कंफर्टेबल होते हैं विंडोज़ पे काम करने के लिए। और रिगार्डलेस ऑफ एनी ट्रेनिंग एंड लर्निंग मतलब ऊपर स्पेस। अब थोड़ी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का स्वीट है जिसमें आपको वर्ड, पावर, एक्सेल ये सब मिलता है, राइट? एग्जैक्टली। आपको मैं बताऊँ उसकी कॉस्ट क्या है, तो आपको पता चलेगा कॉस्ट अराउंड $250 to $300, ठीक है, पर एप्लीकेशन, राइट? तो इट्स अ कॉस्टली एप्लीकेशन। अगर इसका प्रोफेशनल वर्जन लेंगे तो प्रॉब्ली वो $500 से ऊपर चला जाता है। अभी मुझे लेटेस्ट का नहीं पता, हम एस्टिमेटिंग इसी के अराउंड प्राइस होगी। येट हमने सारी ज़िंदगी फ्री में यूज़ किया, प्रॉब्ली शायद हमारे घर के कंप्यूटर में अब भी फ्री चल रहा है। हाँ ऐसे ही मेरे पास भी तो चल रहा है। जब मैं उनके साथ बैठता हूँ तो वो कहते हैं कि वी वांट टू मेक आवर प्रोडक्ट सो जेनेरिक कि पीपल रेजिस्ट टू यूज़ एनी अदर एप्लीकेशन। आपको पता है द डजन्स ऑफ दूसरी भी एप्लीकेशन है जो प्रोडक्टिविटी की होती हैं, जैसे वर्ड, पावर, एक्सेल, हम उसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो ये प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशंस के प्रोवाइडर और भी बहुत सारे हैं, येट माइक्रोसॉफ्ट इज़ फेमस। और इनकी स्ट्रैटेजी मशहूर इसलिए है कि दे प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट से पहले। या yet at the end of the day किसी corporate के लिए profit is the ultimate objective. That is why the corporate exists. It's just because of the profit. Exists in the future generation mindset as well. Absolutely. तो जो स्टूडेंट पढ़ के जब कॉर्पोरेट पे आता है तो उसको इसके अलावा कुछ पता नहीं होता है, जो अदर कॉम्पिटिटिव और वो पता करने की कोशिश भी एफर्ट ही नहीं करना चाहता, बिकॉज प्रोडक्ट इटसेल्फ इज सो फैंटास्टिक, यूजर फ्रेंडली, उसकी तो आदत बन चुकी हुई होती है ऑलरेडी। so that is the strategy they come up with and they make billions out of it. So यहाँ पे एक स्पेस बनता है कि सिक्योरिटी, यू नो, हैकिंग एंड द थिंग्स यू बेटर नो, मुझे इतना नहीं आइडिया। तो हाउ द सिक्योरिटी इज़ बिहाइंड, ये कैसे सिक्योर है कि इतनी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट फर्म्स जो है अपना क्लाउड पे इतना सारा डाटा, इतना यानी कि सेंसिटिव डाटा, बल्कि इसमें हर तरह की कंपनी बाय कर रही होती है और रख रही होती है, तो ये कितना सिक्योर है? या उसको खुद सिक्योर करना पड़ता है उनको, या इसके पीछे सिक्योरिटी मॉड्यूल भी है? देखिए, हम सिक्योरिटी का टॉपिक बहुत ब्रॉड है, उसके लिए मेरे ख्याल में हम 1 घंटे का पॉडकास्ट करें, प्रॉब्ली शायद एक टेक्निकल बंदा साथ में हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि क्लाउड सिक्योरिटी टू बी स्पेसिफिक इट्स अ ब्रॉड टॉपिक जो स्पेसिफिकली इस पर बात करनी चाहिए। क्लाउड सिक्योरिटी इटसेल्फ इज़ अ $1 billion इंडस्ट्री, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडस्ट्री, और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनका कोर प्रोडक्ट ही सिक्योरिटी से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल FortiGate है, सिस्को है, और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं इन द लाइन के वो जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ लगती हैं और सिक्योरिटी है, राइट? और जब एक डेटा सेंटर जहाँ पे क्लाउड सर्वर होस्टेड होते हैं कहीं भी, उसके अंदर भी जो है वो एंटी डीडोस के लेयर्स होती हैं, ऑल्टरनेट डिलीवरीज होती हैं, और सॉफ्टवेयर साइड पे भी जो है वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर की लेयर्स होती हैं
जस्ट टू मेक श्योर, और डेटा इनक्रिप्टेड होता है एंड टू एंड, जस्ट टू मेक श्योर कि सारा डेटा जो है वो एंड टू एंड सिक्योर और इनक्रिप्टेड रहे, जिस अदरवाइज क्लाउड wouldn't have flown, right? एग्जैक्टली, फिर वो उसकी वैलिडिटी और वो एब्सोल्युटली, आपको सर्विस यहाँ यूज़ करनी है, सर्वर आपको नहीं पता कि कहाँ है, यूज़र को पता है एग्जैक्टली कि उसका सर्वर कहाँ पे, प्रॉब्ली शायद अमेरिका के किसी डेटा सेंटर में पड़ा हुआ हो, आप देखें, और डेटा ट्रैवलिंग की भी 250-300 मिली सेकेंड की लेटेंसी होती है आपके पास आने की, तो उसके बीच में इट्स अ होल वर्ल्ड बिहाइंड इट। तो वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है, उसके पीछे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं, बाकायदा सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर होता है जो 24/7 मॉनिटर कर रहा होता है, और रैपिड रिस्पॉन्स के टाइम पे होता है, फिर भी होता है ऑफ कोर्स 100%, लैप्सेस होते हैं, 100% अप टाइम कोई भी नहीं देता, 99.9% इट्स व्हाट जो एंटरप्राइज ग्रेड जो क्लाउड प्रोवाइडर हैं दुनिया के अंदर से, AWS है, माइक्रोसॉफ्ट एजर है, गूगल क्लाउड है, राइट, हुआवे है, ये टॉप 4 हैं जो दुनिया के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर बात करते हैं तो PTCL का स्मार्ट क्लाउड है, क्यूब एक्सेस का क्लाउड है, ठीक है, इसके अलावा रैपिड कंप्यूट है, मल्टीनेट है, PTCL का एक और क्लाउड है कॉमी क्लाउड है जिसका मैं पहले कंट्री सेल्स था। तो ये यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी और सेम प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं, जो लीडर्स होते हैं उसी को हम कार्बन कॉपी करके यहाँ पे प्रैक्टिसेस चला रहे थे, जस्ट टू मेक श्योर कि इंडस्ट्री की प्रैक्टिसेस। अच्छा, एक बात जहन में आती है कि इतने बड़े बड़े क्लाउड स्पेसेस है, यू सेड अबाउट अमेजोन वेब सर्विसेज है, एंड माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर है, और गूगल है, और यू सेड हुआवे का भी, इतने बड़े बड़े सेंटर्स जो हैं, क्लाउड सेंटर्स हैं या क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, इनके पास अपने डाटा सेंटर्स फिजिकल या इन्होंने भी कुछ अपना प्रोड्यूस करके रखा हुआ है, पीछे क्या है बिहाइंड द देखिए गेट? अगर इनको जो बड़े बड़े they are क्लाउड, providing a lot of services to lot of customers, right? देखिए ये जो बड़े 3 क्लाउड के प्रोवाइडर्स के नाम तो मेरे पता है, इसको हम कहते हैं हाइपर स्केलर्स। इनके सारे दुनिया में डजन्स एंड डजन्स ऑफ डेटा सेंटर्स होते हैं अपने। Okay. इनफैक्ट AWS के एक एरिया में 3 ट्रायंगल बनाता है वो डेटा सेंटर के, ताकि कोई भी डाउन टाइम आए तो दूसरा सर्वर जो है वो दूसरा डेटा सेंटर अप हो जाए। तो वो रिडंडेंट रखते हैं डेटा सेंटर्स को आपस में, तो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं ताकि यूज़र को जो है डाउन टाइम ना आए। अगर कोई डाउन टाइम आता है तो ये क्लाउड प्रोवाइडर जो है वो उसको गारंटी करते हैं उसको हम उसको पे बैक करें। तो कोई भी इसका क्लाउड प्रोवाइडर का जब एग्रीमेंट होता है तो वो मेक श्योर करता है हम आपको सर्विसेज 4/9 या 5/9 99.999% अप टाइम दे। अगर वो ब्रीच होता है तो दे आर लायबल टू पे बैक टू द कस्टमर्स। तो उसके लिए वो पीछे ह्यूमंगस किस्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनके डेटा सेंटर पूरी दुनिया में, US में होते हैं, यूरोप। So data centers are physical centers? यस, डेटा सेंटर भी एग्जैक्टली इसके साथ जो है इट्स अ ब्रॉड टॉपिक। वो डेटा सेंटर भी जो है वो ऐसे रैंडम डेटा सेंटर नहीं होते कि फिजिकल रियल स्टेट के अंदर आपने सर्वर डाल दिए। वो पूरे स्टेट ऑफ द आर्ट होते हैं। एग्जैक्टली, वो भी ऑडिट होते हैं। Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4 सर्टिफाइड डेटा सेंटर्स होते हैं। उनकी मल्टीपल पावर्स आ रही होती हैं, उनकी कूलिंग स्पेस होती है, ऊपर से भी हवा आ रही होती है, नीचे से भी हवा आ रही होती है, और जो हीट एक्सट्रैक्शंस भी हो रही होती हैं। क्योंकि जब सर्वर चल रहा होता है तो कभी देखा कभी लैपटॉप यूज़ कर रहे हो साइड पर गर्म हवा लग रही होती है, कभी आप गोद जबकि उसके अंदर वो तो आपकी थाइस गर्म हो जाती हैं। एग्जैक्टली, तो ये जो सर्वर्स होते हैं जो मैसिव किस्म का डेटा कंप्यूट और प्रोसेस कर रहे होते हैं ना, तो वो जो मशीन जो है वो हीट रिलीज़ करती है। जब हीट ज़्यादा हो जाती है तो वो जो डेटा जो उनके जो हार्डवेयर होता है, सर्वर्स होते हैं, वो उसकी परफॉर्मेंस जो लैग करना शुरू हो जाती है। तो डेटा सेंटर इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि वो उनको चारों जगह से कूलिंग प्रोवाइड हो रही होती है। अगर वहाँ पे पानी मॉइस्चर आ रहा है तो वो वहाँ पे एक टेक्नोलॉजी अलग से एक इक्विपमेंट लगा होता है तो मॉइस्चर कंट्रोल करने के लिए मॉइस्चर कंट्रोल कर रहा होता है। हीट आ रही हो तो हीट किस तरह से एक्सट्रैक्ट हो रही होती है। तो और वो एक पाकिस्तान में तो हमारे पास एक ही पावर प्रोवाइडर है, हम पाकिस्तान में कराची में के इलेक्ट्रिक है, लाहौर इस्लामाबाद में उधर के पावर सप्लायर है। तो यहाँ पे चूँकि ऑल्टरनेट पावर सप्लायर नहीं है तो डेटा सेंटर मेक श्योर करते हैं कि वहाँ पे जितनी इनको पावर चाहिए होती है उसका इक्विवेलेंट उससे ज़्यादा उनके बैक एंड पे वो जनरेटर स्टैंड बाय चल रहे होते हैं जो और इमीडिएटली आप हो जाते हैं। ओके। तो ये डेटा सेंटर है जिसके अंदर सर्वर्स फिजिकल आइडिया हो गया। हाँ, वो एक फिजिकल से लोहे का रैक बना हुआ होता है, उसके अंदर फिर जो है वो ब्लेड्स तरह के सर्वर्स लगे हुए होते हैं, और वो फिर वो कस्टमर्स के ऊपर डिपेंड होता है कौन से। लेकिन एक डेटा सेंटर के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा कस्टमर कौन से रैक पर है, कौन से सर्वर पर है।
ये आइडेंटिफाइबल नहीं है और इतना शायद नेसेसरी भी नहीं है उस स्पेस के। कस्टमर के पास इफ दे वांट टू फिजिकली विजिट द डेटा सेंटर, वो अब रिक्वेस्ट करके पाकिस्तान में, आउटसाइड पाकिस्तान तो नहीं है, यहाँ पे फिजिकल सर्वर डेटा सेंटर जाके आप विजिट कर सकते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि यार मैं जिस क्लाउड प्रोवाइडर की सर्विसेज ले रहा हूँ उसका डेटा सेंटर कैसा लगता है, इज इट मीटिंग माई स्टैंडर्ड्स और नॉट। ओके, क्लाइंट यूज्ड टू आस्क दिस। एब्सोल्युटली, क्योंकि देखिए जब ऑडिट होता है, इट्स नॉट आपका फाइनेंशियल ऑडिट होता है, आपकी टेक्नोलॉजी Quality ऑडिट होता है। जो टेक्नोलॉजी ऑडिट होता है तो उसके एक पैरामीटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक बात करते हैं, कोई फिनटेक कंपनी की बात करते हैं जो पेमेंट गेटवेज हैं, पाकिस्तान में मशहूर एक पेमेंट गेटवे का नाम ले लेते हैं, सादा पे है, जैसे कीनू है, ठीक है, नया पे है। तो उनकी रेगुलेटिंग जब ऑडिट होता है, रेगुलेटिंग बॉडी जब उनका ऑडिट करती है, उसका पैरामीटर्स बनाती है, तो कहते हैं कि अगर आपने क्लाउड सर्विसेज यूज़ करनी है तो वो क्लाउड प्रोवाइडर जो है PCI DSS सर्टिफाइड होना चाहिए। ये कोई रेगुलेटरी बॉडी है? ये सर्टिफिकेशन होती है जो क्लाउड प्रोवाइडर के पास होनी चाहिए। क्वालिटी सर्टिफिकेशन है, लाइक वो जो पेमेंट गेटवेज होते हैं उसके अंदर जो है वो, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का डेटा मूव हो रहा होता है, तो दे नीड टू मेक श्योर कि वो सिक्योर होना चाहिए। ओके, तो वो PCI DSS सर्टिफिकेट जो ये मेक श्योर करती है, तो ये डिस्कशन टेक्निकल पे जा रहा है जो मैं नहीं चाह रहा हूँ, तो ये मेक श्योर करता है कि आपकी जो सर्विसेज है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड और सिक्योर है और पेमेंट जो है सेफली मूव हो सकती है। तो वो सर्टिफिकेट किसी क्लाउड प्रोवाइडर के पास है, ओनली देन that payment gateway is allowed to host their services on that cloud. एक एग्जाम्पल दी, तो इसके अराउंड लॉट ऑफ बज़ वर्ड्स। अब डेटा सेंटर की बात करें, इट्स अ होल न्यू वर्ल्ड, $1 billion इंडस्ट्री इटसेल्फ। सिक्योरिटी की बात करें तो वो एक डिफरेंट बॉल गेम है। क्लाउड के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सेगमेंट है जो बिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करता है, पैस का एक अलग करता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का एक अलग स्ट्रीम है, जो बड़ी फेमस एप्लीकेशंस होती हैं जो लोग यूज़ कर रहे होते हैं। ऑरेकल की है, माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस 365 है, गूगल की है, सारी प्रोडक्टिविटी की, इसके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो मेरे ख्याल में आपके जो व्यूवर्स हैं शायद अंडरस्टैंड ना करें। वो टेक्नोलॉजी साइड पे बहुत ज़्यादा है। ऑपरेशन मैनेजमेंट सूइट है जो टेक्निकल लोग जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, जो इसको चलाते हैं। इनकी प्राइसेस में भी कुछ वेरिएशन होती होगी, लाइक कंपटीशन होता होगा, थिंग्स लाइक दैट? जी बिल्कुल। प्राइस वाइज तो ये मोर और लेस 10-15% के वेरिएंस से जो है वो आसपास ही होते हैं। लेकिन अभी अगर हम देखें पाकिस्तान के अंदर, तो अभी भी इंटरनेशनल क्लाउड प्रोवाइडर्स मैं हाइपर स्केलर करता हूँ, AWS, Azure, माइक्रोसॉफ्ट, GCP, अली क्लाउड, दे क्यूमुलेटिवली मेकिंग अ मैक्सिमम पाई ऑफ रेवेन्यू जो एक्सट्रैक्ट करते हैं पाकिस्तान से। ओके, हमारे लोकल क्लाउड प्रोवाइडर्स जैसे मैंने आपको भी नाम बताए थे, वो अभी भी जो है वो दे आर स्टिल कैचिंग अप। सबसे बड़ी वजह है कि सर्विस जो है वो पोस्ट सेल सर्विस में वी स्टिल नीड टू लर्न अ लॉट। ऑल्दो हमारी ये इंडस्ट्री जो पाकिस्तान के अंदर है, दे हैव एक्सप्लोडेड द नंबर्स। बैक इन, जैसे मैंने आपको बताया 2016 में हम पुश करते थे सेल्स को, अभी इट हैज़ बिकम अ यूटिलिटी आफ्टर 2020। नेसेसिटी फॉर एवरी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल नेसेसिटी है। और आपको अब प्रोजेक्ट क्लाउड का विन करने के लिए यू नीड टू मेक एन एफर्ट, और आपको सर्विसेज मेक श्योर करनी होती है, स्पेशली पोस्ट सेल सर्विसेज, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है। मंथली बेसिस पे एप्लीकेशंस पे चीज़ें आ रही होती हैं, कस्टमर की क्वेरीज आती हैं, यू नीड टू रिस्पॉन्स ऑन द सेम टाइम, रेजोल्यूशन आपको देना होता है। तो आपको परफॉर्म करके दिखाना पड़ता है कि मेरा क्लाउड इज़ रियली रिलायबल, बिकॉज कोई कस्टमर अपनी क्रिटिकल एप्लीकेशन आपके क्लाउड पर रखेगा तो वो मेक श्योर करेगा कि मेरे लिए कितना एक्सेस को परफॉर्मेंस रात चाहिए। 3 बजे अगर फॉर एग्जांपल डाउन टाइम आ गया तो आपका रिस्पांस टाइम क्या है। पर्टिकुलरली बैंकिंग सेक्टर में बात करेंगे। बैंकिंग के अंदर वेल्थ से रिलेटेड डाटा होता है, इंडिविजुअल टैक्स वैक्स, ये वो, प्रॉपर्टी बाइंग, बहुत सारी चीज़ें जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। सो बैंकिंग का क्लाउड सिस्टम जो है वो बाकी कॉर्पोरेट की क्लाउड सिस्टम से किस तरह वो है? देखिए, जैसे मैंने कहा ना, स्टेट, जी, सबसे पहले तो स्टेट बैंक पब्लिक क्लाउड के ऊपर बैंक्स को रिस्ट्रिक्ट करता है, स्पेसिफिकली फॉर दोज एप्लीकेशन जहाँ पे कस्टमर सेंसिटिव डेटा है। अब क्लाउड की ना 2 ब्रॉड कैटेगरीज भी होती हैं। एक पब्लिक क्लाउड है जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी बैठ के, और एक प्राइवेट क्लाउड है। तो बैंक्स का चूँकि इनका ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनका नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में फैला होता है, 300, 400, 500 ऐप ब्रांचेज होती हैं। जैसे बड़ा बैंक है इतनी ज़्यादा ब्रांचेज होती हैं, इनका पेड अप कैपिटल इतना बड़ा होता है। फिर इनकी पाकिस्तान से बाहर भी ब्रांचेज होती हैं, राइट, जैसे HBL है, नेशनल बैंक है, UBL है, बैंक अल्फला है,
इसके हम पाकिस्तान से बाहर भी ब्रांचेस देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपना एक प्राइवेट क्लाउड बिल्ड कर लेते हैं, सही है, वो अपना पूरा डेटा सेंटर बिल्ड करते हैं, ओके। पूरा डेटा सेंटर और पूरी जो है वो जो टेक्नोलॉजीज पे जिस पे क्लाउड बिल्ड होता है वो पूरा बना के वो एक फॉर एग्जांपल एक बैंक ABC बैंक है जिसका हेड क्वार्टर कराची के अंदर है, तो उन्होंने अपने हेड क्वार्टर के अंदर एक फ्लोर पे पूरा डेटा सेंटर इस्टेब्लिश कर लिया और पूरा वहाँ पे अपना प्राइवेट क्लाउड बना लिया, कोई 25 30 40 50 सर्वर्स के साथ मिलकर पूरी एप्लीकेशन लेयर और अपनी क्लाउड लेयर और सारी चीज़ें बिल्ड करने के बाद अब वो एक्सेसिबल है ओवर द इंटरनेट। तो कोई भी उसकी ब्रांच है, फॉर एग्जांपल पारा चिनार पे या लाला मूसा पे उनकी कोई ब्रांच है, तो ओवर द इंटरनेट उसको सारी सर्विसेज मिली है। इनफैक्ट जो इनकी ब्रांचेस दुबई के अंदर है, फॉर एग्जांपल अगर लंदन के अंदर है या न्यूयॉर्क के अंदर है, तो वो भी ओवर द इंटरनेट अपनी कनेक्टेबल है। तो वो बैंक का अपना एक प्राइवेट क्लाउड है। नॉट ओनली बैंक्स, इसके अलावा भी कुछ मल्टीनेशनल जो अक्रॉस द ग्लोब एक्सपेंड हुई भी हैं, उनके भी जो है वो कोई एक सेंट्रलाइज डेटा सेंटर होते हैं, वहाँ से ये जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। So they लेकिन build ऐसा ज़रूरी नहीं है, in-house. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी सारी एप्लीकेशन पब्लिक क्लाउड पे होस्ट करें। ऑफ कोर्स चूँकि बैंक से हैं उनके पास पेटाबाइट्स ऑफ डेटाज होते हैं, तो उसके उनके पास भी उनके पास रिसोर्स की लिमिटेशंस होती हैं, तो वो कुछ एप्लीकेशन जो है वो पब्लिक क्लाउड पे भी डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करें जिस पे अमेज़ॉन है, माइक्रोसॉफ्ट एजूर है, लोकल में PTCL है, रैपिड कंप्यूट है, मल्टीनेट है, तो वो फिर लोकल क्लाउड पे या इंटरनेशनल क्लाउड पे एज पर देयर प्रेफरेंस वो फिर उस पे होस्ट कर देते हैं। ओके, सो एक क्लाउड स्पेस एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ऐसा अभी मुझे फील हो रहा है कि ये क्लाउड स्पेस है मेरे पास एज अ कंपनी मैंने ली हुई है, सो कैन आई इसको मैं सबलेट कर सकता हूँ या ऐसा कुछ हो रहा है इसमें? सबलेट का मतलब ये कि आप अपनी सब्सिडरीज को शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कोई कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है किसी चीज़ की, और आपकी कोई एक और सब्सिडरी है जो सर्विस रिलेटेड कंपनी में जाए, कोई एक आपकी सब्सिडरी है जो पाकिस्तान से बाहर किसी आर्बिट्राज के बिजनेस में बिल्ड करती है, तो आप एक पेरेंट अकाउंट क्रिएट करके अपनी सब्सिडरीज के साथ फ्रेंडली हो सकता है। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ओके, पाकिस्तान इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, ये टॉपिक आप खोलेंगे तो मैं आपके साथ घंटे बैठ कर बात कर सकता हूँ, लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जो मैं कहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बड़ा कैची है जब हम क्लाउड बेचने जाते हैं किसी कस्टमर के पास। फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज होते हैं इनके सीजनल इम्पैक्ट्स आते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पाकिस्तान के अंदर रमज़ान एक फेस्टिवल आता है, इसके अलावा सीज़न आपके मौसम के चेंजेस आते हैं, इसकी वजह से आपकी डिमांड और सप्लाई में बड़ा इम्पैक्ट आता है, बड़े स्पाइक्स आते हैं। अब एक TCS की एग्जांपल देते हैं, जब PSL आता है तो TCS की वेबसाइट पे बड़ा रश लग जाता है कि उनको ऑनलाइन टिकट होते हैं। तो अब जो IT मैनेजर है या हेड ऑफ IT है, CIO है, चीफ इन्फॉर्मेशन, उनके लिए एक चैलेंज होता है कि मैं अपने सर्वर्स को किस तरह से मैनेज करूं कि वो सीजनल स्पाइक्स को जो है वो मैनेज कर ले। तो अक्सर जहाँ पे यहाँ पे लोग स्ट्रगल करते हैं, क्लाउड के अंदर ये खासियत है कि वो ऑटो स्केलिंग एक टेक्निकल वर्ड है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्रिएट करता है। ओके, फॉर एग्जांपल एक बात करता हूँ कि किसी कस्टमर ने जिसके पास सीजनल चैलेंजेस आते हैं, उसने एक सर्टन स्पेसिफिकेशन की क्लाउड सर्विसेज ली हुई है। एग्जांपल लेता हूँ, 500 GB स्टोरेज ली हुई है, 16 GB की रैम ले ली है और 8 vCPU कंप्यूट ली हुई है। अब जब सीजनल इम्पैक्ट आता है तो उसकी जो मेमोरी है वो उसको यूटिलाइजेशन चाहिए होती है कि उसको 64 GB करनी होती है 16 से, राइट, उसको फॉर द सीजन तकरीबन 3 फोल्ड ऊपर जाना होता है फॉर द सीजनल इम्पैक्ट और लिमिट टाइम के लिए। तो वो क्लाउड के अंदर वो ऑप्शन अवेल कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर सीज़न 1 महीने का है और उसने ऑटो स्केलिंग चेक लगाया हुआ है उसके ऊपर, तो जब सीज़न पे स्पाइक आएगा तो वो जो क्लाउड है वो उसको अलाउ कर देगा कि वो अप टू दिस लेवल ऑफ रिसोर्सेज जो है वो ऑटोमेटिकली कंज्यूम कर सकता है, और जब उसका सीजनल स्पाइक्स खत्म होगा तो वो फिर ऑटोमेटिकली उसी पे नीचे आ जाएगा। तो वो जिसने एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जो यूज़ किया वो उस मंथ के बिल में लग के आ जाएगा। तो दैट इज़ वन वे टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम सो ल्यूक्रेटिव कि जो कंज्यूमर है इट्स वेरी हार्ड टू से नो टू दूस टेक्नोलॉजी अनलेस कोई कंपनी ऐसी है जो पब्लिक लिस्टेड है, जिनके CFOs जो हैं वो चाहते हैं कि मुझे बैलेंस शीट खूबसूरत बनानी है, they thinking like in the old school, एब्सोल्युटली, तब तो ये होगा। तो वो एक चैलेंज आता है हमें CFO के एंड पे कि वो कहते हैं कि यार मुझे कैपेक्स करना होता है, जब हार्डवेयर खरीदते हो तो आप एसेट बिल्ड कर रहे हो, राइट, एसेट वो
CFO जो है अपनी बैलेंस शीट में रिपोर्ट करते हैं. हाउएवर क्लाउड चूँकि वो सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, रेंटल मॉडल है, इन अदर वर्ड्स आप कहें, तो उसके अंदर वो जो है वो कैपेक्स ओपेक्स बेस्ड मॉडल में होता है. वो ऑपरेटिंग कॉस्ट और आपके एक्सपेंसेस में आ जाता है. तो वो हमें CFO टफ टाइम देते हैं जब हम बैठते हैं बात करते हैं. तो नहीं, मुझे जो है वो ये मिलियंस ऑफ डॉलर के हार्डवेयर खरीदने थे बिकॉज मेरी बैलेंस शीट बड़ी अच्छी हो जाएगी, मेरे शेयर होल्डर को अच्छा लगेगा. लेकिन दैट इज़ नॉट द वाइज वे फ्रॉम माई परस्पेक्टिव. ऑफ कोर्स इट्स एन आर्ग्यूबल टॉपिक, हम बैठ के बात कर सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि हम राइट और ही दे आर राइट, लेकिन ये कि टेक्नोलॉजी एडॉप्शन कॉस्ट हैज़ गॉन फार एंड वाइड हाई, और स्पेशली हम पाकिस्तान के जहाँ पे हमें रेमिटेंसेस के और बैलेंस ऑफ पेमेंट के चैलेंजेस हैं. आई थिंक दिस इज़ वेयर वी नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट एंड प्रेफरेंस एट द सेम टाइम, ताकि हम जो लोकली ग्रोन क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ हैं उस पर रिलाई करें, ताकि हम जो कैपिटल फ्लाइट जो हम रेमिटेंस की मद में दे रहे होते हैं अमेज़ॉन को, माइक्रोसॉफ्ट को, गूगल को, उसको हम अरेस्ट करके जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी के विद इन रखें. एक इंडस्ट्री की तरह उसमें काम करना चाहिए. Absolutely. मैं इसी पे आया था कि क्लाउड इंडस्ट्री जो यू साइड के $1 बिलियन की इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, सिक्योरिटी अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, एंड अलग अलग बहुत सारी चीज़ें, यू नो, एज यू डिस्कस. इसके अंदर करियर बिल्डिंग का पाकिस्तान में क्या लैडर है? लाइक क्लाउड, आई होप क्लाउड इंजीनियर होता होगा बिहाइंड. देखिए इसके दो एस्पेक्ट हैं. अगर आप टेक्निकल एस्पेक्ट से बात करते हैं तो उसका जो है वो टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड होना चाहिए. एटलीस्ट वो ग्रेजुएशन लेवल पे जो है वो उसका एटलीस्ट टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए. लाइक वी कैन से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन होना चाहिए. बैचलर BCS जो बैचलर इन कंप्यूटर साइंस जो होता है वो एटलीस्ट उसका होना चाहिए. फिर इसके बाद वो रेलेवेंट टेक्नोलॉजीज पे इसकी लर्निंग हो, क्योंकि ओवर द इंटरनेट देयर आर गज़ालियंस ऑफ सर्टिफिकेट्स जो अमेज़ॉन शेयर करता है, गूगल शेयर करता है, माइक्रोसॉफ्ट शेयर करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है. वो अपनी लर्निंग करता रहता है. फिर सेल्फ लर्निंग भी होती है. फिर वो जो कॉर्पोरेट में आने के बाद फिर उसको शैडो प्रोग्राम मिलता है किसी सीनियर के साथ. तो दैट्स हाउ दे इवॉल्व. पाकिस्तान में इसका इमर्जिंग एस्पेक्ट अभी तक एज पर माई अंडरस्टैंडिंग नज़र नहीं आता. लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ, वेब डेवलपर बन जाओ, बहुत सारी चीज़ें, बट क्लाउड से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिकली कोई डिग्री, कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता. देखिए ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन लोकली बहुत सारे हैं. यहाँ पे कुछ एकेडमीज़ हैं जो स्पेसिफिकली आपको देती हैं ट्रेनिंग, SAP के ऊपर देती हैं, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स के ऊपर देती हैं. इनफैक्ट यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं जो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको डिप्लोमास करा के देते हैं. ओके. लेकिन मेरी नज़र में टेक्निकल्स जब जिसकी साइड पे देखते हैं तो आई थिंक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट. ओके. आप बुकिश नॉलेज लेके आ जाओ, दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू ले अ ग्राउंड फाउंडेशन. लेकिन जब आप कॉर्पोरेट में आने के बाद, जब आप मैनेजमेंट ट्रेनी होते हो या इंटर्नशिप होते हो, उसके बाद आप स्टार्ट के पहले 2-3 साल लेके चल रहे होते हो, वहाँ पे आपका एप्टीट्यूड बहुत हाई होता है. और आपको कोई अच्छा सीनियर मिल जाए आपको जो आपको गाइड करे, अपने साथ शेडो में रखे और आपको प्रोजेक्ट के साथ बैठ के बात, दैट इज़ वेयर द एक्चुअल लर्निंग कम्स फ्रॉम अ टेक्निकल एस्पेक्ट. फ्रॉम अ कमर्शियल एस्पेक्ट जहाँ से मैं आ रहा हूँ, तो आई थिंक आपको सेल्स और ह्यूमन मैनेजमेंट, इंटरपर्सनल स्किल्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, राइट. बाकी चूँकि आप हमारे जब आप कॉर्पोरेट में आने के बाद देयर इज़ अ कमर्शियल सर्टिफिकेशंस, वो आप करते हैं. इसके बाद फिर आप एज यू गो आप कस्टमर के पास जाते हैं, कुछ टेक्निकल लोगों से सुनते हैं. वो आपके चूँकि टेक्निकल बंदा आपके साथ बैठा होता है, तो यू लर्न फ्रॉम देम, यू लर्न फ्रॉम योर टेक्निकल कस्टमर्स जो बहुत कम होते हैं फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली. तो वो आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस से, और जब आप कस्टमर विजिट करते हैं, दैट इज़ हाउ यू अडॉप्ट योर सेल्फ एंड यू गेन मोर नॉलेज. तो इट्स जस्ट लाइक you spend more time on the field, on the technology, you better become a better version of yourself and go further. Okay. Is there any specific degree in Pakistan for clouds, or cloud engineer, like mechanical engineer? No. Web engineer, software engineer. क्लाउड के लिए स्पेसिफिक डिग्री है या होनी चाहिए? यू थिंक क्या होनी चाहिए? देखिए डिग्रीज नहीं है एकेडमिक्स, लेकिन इसके सर्टिफिकेशंस, डिप्लोमास बहुत सारे हैं. सर्टिफिकेशंस आई वुड से, और सर्टिफिकेशंस जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी कराते हैं, और जो सर्टिफिकेट जो टेक्नोलॉजी ओन करते हैं, जो प्रिंसिपल, जैसे अमेज़ॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है,
अली हम They are सब providing their इनके अपने certifications पोर्टल्स for- होते हैं, वहाँ पे उनका टेस्ट होता है, वो टेस्ट के इनके डेडिकेटेड टेस्ट सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे जाके आप टेस्ट देते हैं, देन यू अटेन दो सर्टिफिकेट्स. They are वो international सर्टिफिकेट्स valid. वो सर्टिफिकेट्स एक्चुअली आपको एक्रेडिट करते हैं कि आप कितने एक्सपर्ट हैं उस टेक्नोलॉजीज़ के अंदर.